सनसनीखेज खबर, क्या भूपेश बघेल सच में अडानी के पेड़ों के लिए टारगेट किए गए या फिर कहानी कुछ और है? आइए जानते हैं असली स्टोरी क्या है। जो कार्रवाई हुई है इसको मैं राजनीतिक दुर्भावनावश की कार्रवाई मानता हूं। जिस तरीके से भूपेश बघेल जी मुखरता से सरकार के खिलाफ, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के खिलाफ हो, बहुत मुखरता से अपनी बातों को रख रहे थे और आज विधानसभा में वो बहुत से ऐसे मुद्दे उठाने वाले थे, लेकिन उनकी आवाज को दबाने के लिए मैं समझता हूँ ये कार्रवाई की गई है, जिसकी हम लोग सब निंदा करते हैं। और मैं इस बात को मानता हूं कि प्रजातंत्र में किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। आप सदन जाने से रोक रहे हैं, लेकिन सदन से सड़क तक की लड़ाई हम लड़ेंगे और भूपेश बघेल जी जो बात कहना चाहते थे वो वहां कहेंगे। आज सुबह जब ईडी की टीम भूपेश बघेल के ठिकानों पर पहुंची तो कांग्रेस ने तुरंत बयान जारी कर दिया, ये सब अडानी के खिलाफ बोलने की सजा है। हम तो पेड़ों की कटाई का मुद्दा विधानसभा में उठाने वाले थे, इसीलिए दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था, इस समय सत्र में आने दिया गया। सही बात है, जब विधानसभा में पारित हुआ है जंगल बचना चाहिए, आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है। 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, अब 25% बचा है। लेकिन अब जरा ठहरिए, विधानसभा की कार्य सूची में उस दिन पेड़ों की तो कोई चर्चा थी ही नहीं और कांग्रेस विधायकों को निलंबन मिला था सदन में हंगामा करने के लिए, न कि किसी पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत। तो असली वजह क्या है? देखिए, कांग्रेस एक ही प्रकार के बहाने हर केस में डालती है कि अभी क्यों टाइमिंग पर सवाल उत्पन्न करती है, टाइमिंग पर सवाल पूछती है। तो एसआईआर का जब मामला आता है तब भी टाइमिंग पर सवाल पूछती है, जब ईडी द्वारा कार्रवाई होती है, कोई गिरफ्तार होता है, तब भी वो टाइमिंग पर ही सवाल उठाती है। मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा जो है ईमानदारी से काम करना चाहिए। पिछले 2 वर्षों से बीजेपी का स्पष्ट आरोप है कि बघेल जी पूरी तरह से लिकर स्कैम में इन्वॉल्व है वहां पर। तो आज यदि सारे प्रमाण जो हैं उनके बेटे के इन्वॉल्वमेंट की ओर इशारा कर रहे हैं और उनकी बेटे की गिरफ्तारी हो रही है, तो इसमें इतनी विचित्र बात क्या है? मेरे ख्याल से इनको जांच एजेंसीज के साथ सहयोग करना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया से यदि वो दोषी नहीं है तो न्यायिक प्रक्रिया से अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहिए। अब कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े घोटालों की। महादेव बैटिंग ऐप घोटाला, 6000 करोड़ से ज्यादा। ये देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क था जो दुबई से चलाया जा रहा था। इस ऐप के जरिए क्रिकेट, कैसीनो और फेक गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के नाम पर लोगों से हजारों करोड़ की उगाही हुई और इस घोटाले का सीधा लिंक ईडी की चार्जशीट में भूपेश बघेल तक पहुंचता है। ईडी को एक आरोपी ने बयान दिया कि उसने 508 करोड़ बघेल तक पहुंचाए। इसके साथ साथ बघेल के सलाहकार, पुलिस अधिकारी, ओएसडी और बेटे तक कई नाम इस जाल में फंसे हुए हैं। ईडी, सीबीआई और ईओडब्ल्यू तीनों एजेंसी इस केस में जांच कर रही हैं। नंबर 2, शराब घोटाला, 3200 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए एक पूरा शराब सिंडिकेट खड़ा किया गया। हर बोतल पर अवैध टैक्स, हर ठेके में कमीशन। आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, रायपुर मेयर एजाज ढेबर, होटल व्यवसायी त्रिलोक सिंह ढिल्लो और खुद भूपेश बघेल के सबसे करीबी लोग इस सिंडिकेट में शामिल पाए गए। ईडी ने यहाँ तक कहा कि इस रैकेट से मिलने वाली 75% काली कमाई सीधे नेताओं को भेजी जाती थी। नंबर 3, कोयला ट्रांसपोर्ट लेवी घोटाला, 570 करोड़ रुपए। हर टन कोयले पर 25 रुपए का अवैध टैक्स। कोल कारोबारी, ट्रांसपोर्ट एजेंट और नौकरशाह मिलकर एक पूरा ऑफलाइन रैकेट चला रहे थे। इसमें शामिल पाए गए आईएएस अफसर सौम्या चौरसिया, जो बघेल के डिप्टी सेक्रेटरी है, समीर बिश्नोई और रानू साहू, तीनों को गिरफ्तार किया गया। सारा पैसा नगद में इकट्ठा होता था और ऊपर तक पहुंचता था। नंबर 4, पीडीएस और एनएएन घोटाला, अनुमानित 5000 करोड़ रुपए। ये घोटाला सबसे शर्मनाक है क्योंकि इसमें गरीबों का राशन ही गायब कर दिया गया। गोदामों में राशन दिखाया गया पर जमीन पर कुछ नहीं था। कैग की रिपोर्ट ने 600 करोड़ रुपए की अनियमितता पकड़ी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह रकम 5000 करोड़ रुपए तक जा सकती है। इसमें भी आरोपी अफसरों को बाद में प्रमोट कर दिया गया। नंबर 5, गोधन न्याय योजना और गोठान घोटाला, 1300 करोड़ रुपए। सरकार ने दावा किया कि उसने गाय के गोबर से जैविक खाद बनाकर ग्रामीणों की आय बढ़ाई है, लेकिन ईडी की जांच में सामने आया कि ज्यादातर गोठान सिर्फ कागज पर बने थे। गोबर खरीदा गया लेकिन उससे बना कुछ भी बेचा नहीं गया, यानी पैसा गया पर न उत्पादन हुआ न उपयोग। नंबर 6, पीएम किसान स्कीम घोटाला, 43 करोड़।
केंद्र की योजना थी कि किसानों को सीधे खाते में सालाना 6,000 रुपए दिए जाएं। छत्तीसगढ़ सरकार के तहत 53,000 फर्जी लाभार्थियों को जोड़कर 43 करोड़ निकाल लिए गए। अब असली बात, भूपेश बघेल ट्वीट करते हैं, मोदी शाह ने मालिक को खुश करने के लिए ईडी भेजी है, लेकिन देश ये पूछ रहा है, मालकिन को खुश करने के लिए आपने 15,000 करोड़ का सिस्टम ही क्यों लूट डाला। यहाँ बात किसी मालिक की नहीं है, यहाँ बात है उस राजनीतिक ठगी के मॉडल की जिसने छत्तीसगढ़ को अपना एटीएम समझा, सरकारी योजनाओं को कमीशन मशीन बना दिया और हर अफसर को लूट की छूट दे दी। अब ये मामला सिर्फ बघेल का नहीं है, ये कांग्रेस की उस डीएनए का खुलासा है जहां सत्ता मतलब सिंडिकेट और सेवा मतलब साजिश। हर बार जब कार्रवाई होती है ये लोग अचानक अडानी, मोदी, पेड़, जनहित इन जैसे शब्दों की आड़ ले लेते हैं, लेकिन इस बार मामला साफ है। हर घोटाले में नाम बघेल का है, हर जेल में आदमी बघेल का है, हर दस्तखत फाइल पर बघेल के राज में हुए हैं। अब जनता का सवाल सीधा है, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को राजनीति कहा जाएगा या फिर कांग्रेस को ये मान लेना चाहिए कि सत्ता माफिया के लिए नहीं, जनता के लिए है। भूपेश बघेल का गिरना एक व्यक्ति का पतन नहीं, एक कांग्रेस स्टाइल करप्शन एम्पायर की समाप्ति है। अब सिर्फ जांच नहीं, जनता का फैसला आने वाला है और इस बार छत्तीसगढ़ चुप नहीं रहेगा।